हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कहते हैं घर्षण बल हिंदी में कहते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको आज हम समझेंगे। उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको मोटी मोटा जैसे फोर्स कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। जनरली फोर्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो चार तरीके के फोर्सेस की बात की गई है। सबसे पहले वीक फोर्स, ठीक, दूसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारे चार तरीके के फोर्स हो गए। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। ये चार तरीके के फोर्स को कैटेगराइज मेनली किया गया है। इसमें हमको खास तौर से जो पढ़ना है वो स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स के बारे में नहीं, बट ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में मेन चीज जो एक और कैटेगरी है, अलग अलग तरीके के बुक्स में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया फोर्स को, लेकिन एक जनरल कैटेगराइजेशन ये है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात आती है। कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक। कांटेक्ट फोर्स, तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कोई जरूरी नहीं है कि बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो ये कांटेक्ट फ्री फोर्स है। कहने का मतलब कोई आवश्यकता नहीं है कि बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये नॉन कांटेक्ट की कैटेगरी में आता है। बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स वगैरह जो है ये हमारे कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हमें खास तौर से यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस की बात करनी है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स। जितने तरीके के फोर्सेस हम स्प्रिंग के फोर्स हो या स्ट्रिंग फोर्स हो, मतलब टेंशन वाले टेंशन फोर्स है या फिर इस तरीके के जो भी फोर्सेस हैं वो सब इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। या हमारे मस्कुलर फोर्स जैसे हैं ये सब, क्योंकि हर जो बॉडी है, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उनके बीच जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से ही वर्क करेगा। उसकी वजह ये है कि बॉडीज जितनी भी होती है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सारे बॉडीज में क्या होता है, सेल्स होती हैं और सेल्स से ही बना होता है। जब सेल्स होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है, इसलिए सारे फोर्सेस को क्या कहा जाता है, वो एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई, ठीक है। बाकी एक बचता है जो कि हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आज जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन में क्या एक्चुअल में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और रिलेटिव मोशन उनके बीच होती है, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी देखा जाए तो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है, ठीक है। यहाँ बॉडीज कांटेक्ट में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और जैसे कांटेक्ट में आती हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, तब वहां पे प्रोड्यूस होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जनरली अभी हमने इससे पहले जो बताया था वो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, जैसे कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है, मास m है, वो किसी सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है। तो सरफेस पे जब रखा होता है तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ mg वर्क करता है और इस बॉडी पे ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए बॉडी रेस्ट में होती है। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या नॉर्मल टू द सरफेस के जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल। तो यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस को ही हम यहाँ डिफाइन
खास तौर से बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को अभी तो हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि किसी भी पिंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो किसी सरफेस पर रखी है तो सरफेस के द्वारा उस पर एक ऊपर की तरफ उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जो कि नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हमेशा लगता है या फिर कभी कभी लगता है, इसकी क्या सिचुएशन है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो बात डिटेल में हम करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है ना तो उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। और जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे, सबसे पहले एरिस्टोटल्स फेलेसी की बात किया था, फिर गैलीलियो की बात करी थी हमने। गैलीलियो ने डिटेल में बताया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पे मूव करते रहती है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं उसके ऊपर लगातार बल लगाए रखने की। बॉडी को अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो उसमें, उसकी मोशन में, तो वो सतत एक कंटिन्यूअसली जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन होता क्या है कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स, वहां पे आ गया था ये टॉपिक, ये पॉइंट आ गया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसकी गति का विरोध करता है। वहां पे हम ऐसे ही सरसरी पढ़ाते चले गए थे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। देखिए, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी m है जिसका मास m है, वो किसी सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, वो किसी सरफेस पे रखी हुई है, इसका मास m है, वेट हो गया mg। ठीक है, अब इस बॉडी को अगर हम धक्का दे रहे हैं, इस पिंड को अगर हम धक्का दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि पिंड चले, तो एकदम से फोर्स लगा दिया तुरंत वो चलना नहीं शुरू करेगी। फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग में कम फोर्स लगाएंगे, फिर धीरे धीरे और फोर्स लगाएंगे और फोर्स बढ़ाते जाएंगे। वो कहीं जाकर के कुछ एक निश्चित अमाउंट का फोर्स जब लगेगा, निश्चित यूनिट का फोर्स जब लगेगा उस पर, तब जाकर के वो मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि बॉडी रखी हुई है, जैसे ही हल्का सा फोर्स हमने उस पर लगाया उसको चले स्टार्ट कर देना, चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको एक निश्चित मात्रा का फोर्स जब उस पर हम लगाते हैं तभी वो स्टार्ट करती है चलना। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में कम मात्रा का फोर्स लगाया गया था, जो वो फोर्स क्या था, पर्याप्त नहीं था, और उस फोर्स को कोई काउंटर करने वाला फोर्स जरूर रहा होगा, जिस फोर्स की वजह से बॉडी स्टार्ट नहीं की चलना। सपोज अगर हम इस पे दो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी नहीं मूव कर रही है, फिर हमने इसका बढ़ाया 3 न्यूटन कर दिया, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। 4 न्यूटन का लगाया तब भी सपोज बॉडी मूव नहीं कर रही। अगर हमने 5 न्यूटन का लगाया तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये सारे फोर्सेस लगे और ये फोर्स का प्रभाव क्यों नहीं दिखा। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इन फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहा था, जिसकी वजह से इस पिंड में मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो वो जो फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स था जो इसकी गति का विरोध कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब हमारा फोर्स है, जो हमने अप्लाई किया फोर्स, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया, यानी घर्षण बल से वो जब ज्यादा हो गया, तब वो बॉडी मूव करना शुरू कर दी। ठीक है, यहां से 2 से लेकर के 4 तक, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 न्यूटन से लेकर के 4 न्यूटन तक जो भी फोर्स लगे, वो सारे फोर्स के अपोज में कोई फ्रिक्शनल फोर्स था जो उसकी गति का विरोध लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, ये फोर्स जो था, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और इसको फ्रिक्शनल ही नहीं बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्यों स्टैटिक बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको स्टैटिक रखता है, कांस्टेंट रखता है, इसको मूवमेंट नहीं करने देता, इसीलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं एफएस। ठीक है, एफएस, जिसको हम एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था कि स्टैटिक फ्रिक्शन पहले था कितना, 2 न्यूटन, यानी जितना हमने बल लगाया। फिर बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 3 न्यूटन, जितना कि हमने बल लगाया। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 4 न्यूटन, और
वो 4 न्यूटन तक जब हमने फोर्स लगाया तब तक वो पिंड रुका हुआ था। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी शुरू में कम था, फिर धीरे 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 बढ़ता चला गया। एक स्टेज ऐसी आई जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का। उस केस में एफएस जो है वो अब संभाल नहीं पा रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, और बॉडी क्या कर रही है, मूव करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो उसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे ये कोई पिंड है जिसका मास m है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस है, इसी सरफेस पे रखा हुआ है। इस पर मास इसका जो है m है, तो इसका वेट हो गया mg, जो कि नीचे की तरफ लगेगा, और इस पिंड पर नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, Fs जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एस इंटू एन। ठीक है, म्यू एस इंटू एन, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्चुअल में Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इसका एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इतना होती है, यानी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या है, ये होती है म्यू एस इंटू एन। अब यहां पे एन जो है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, और म्यू एस क्या है, कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी Fs की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम कितना हो सकती है, मैक्सिमम जो होती है इसको पढ़ा जाता है म्यू एस यानी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और n जो है वो हमारा नॉर्मल, जो अभी हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात करा था स्टार्टिंग में, वो होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो इतना हो सकती है, इससे कम रहेगी या इसके बराबर रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं Fs मैक्सिमम, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू एस इंटू एन, या तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी या इससे कम होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये तो रही स्टैटिक फ्रिक्शन की बात, जिसकी वजह से कोई बॉडी को हम जब बल लगाते हैं तो वो मूव नहीं करता है, और एक लगाते जाते हैं, फोर्स की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब बॉडी स्लाइड करना या सरकना शुरू कर देती है या मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, एक बार जब वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है बॉडी, तो उसके बाद उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, यानी गति में लाने के लिए जो फोर्स हमको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है उसकी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, मोशन स्टार्ट करने के लिए, वो क्या होता है, जब मोशन स्टार्ट हो जाती है तो उससे कम हमको बल लगाना पड़ता है उसकी गति को मेंटेन करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम जब साइकिल चला रहे होते हैं, जब हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और जब गति जब वो चलना शुरू कर देती है तो हम लगातार पैडल चलाते रहते हैं और मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में अपोज करने वाला फोर्स जो था, क्योंकि हमको ज्यादा बल लगाना पड़ा स्टार्टिंग में, इसका मतलब जो विरोधी बल था, उसको रोकने वाला बल था, यानी फ्रिक्शनल फोर्स था, वो शुरू में वो ज्यादा था, लेकिन जब एक बार गति स्टार्ट हो गई, मोशन स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ, विरोध करने वाला फोर्स जो है उसकी मात्रा, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, तो जब मोशन में बॉडी होती है, जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, उस केस में जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk बोलते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk होता है। Fk की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के एन। ठीक है, अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ बताना हम भूल गए, म्यू एस जो होता है ये
स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, जो दोनों सरफेस जो मूविंग बॉडी है और जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू जो है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया स्टैटिक। जो काइनेटिक जो जब मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी तेज ऑफ वेलोसिटी आपकी है, बस वो क्या होता है उससे फ्री होता है, और ये भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ के की वैल्यू जो होती है जनरली वो क्या होती है, लेस देन एफ एस। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से वो कम होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब गति हम स्टार्ट करते हैं, मोशन जब स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मोशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, इसका मतलब ये है कि अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या है कि स्टैटिक, जिसको कि अपोजिंग फोर्स यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होती है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, और मोशन जब स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। ठीक, ये हो गया म्यू के इंटू एन। अच्छा, जब बॉडी स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो एक्सेलरेशन उस केस में कितना होगा, ये जानने वाली महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अगर हम इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, सपोज एफ, ठीक है, एफ फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, और अपोज कौन सा फोर्स, इस पे ये इसी कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक अपोजिंग फोर्स भी लगता है जिसको एफ के बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, इन दोनों का जो नेट फोर्स है उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स आप जानते हैं कि क्या होता है, एफ हो गया माइनस एफ के होगा। जाहिर सी बात, एफ जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन से यानी एफ के से बड़ा होगा, उसकी तभी तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में तभी मूव कर सकती है जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स हम उस पर लगा रहे हो। ठीक है, तो ये है नेट फोर्स, और आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर बॉडी का वेट मास कांस्टेंट है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स F माइनस के है अपॉन M, ये यानी कि एक्सेलरेशन, बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा ये इतना होगा, F माइनस के अपॉन M। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर बॉडी मूवमेंट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उस केस में F इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, F इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। तो ये था हमारा एक स्टैटिक फ्रिक्शन। दो तरीके के फ्रिक्शन अभी हमने बताया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है, जब बॉडी या तो स्लाइड कर रही है या तो मूव कर रही है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब एक तीसरे तरह का फ्रिक्शन हम बात करेंगे, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन का केस तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी या तो स्फेरिकल शेप में हो या तो एक व्हील के शेप में हो। अगर वो किसी सरफेस पर मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। एक्चुअल में जैसे अगर हम स्फेरिकल बॉल ले लें, कोई स्फीयर ले लें, ठीक है, अगर ये सपोज कोई स्फीयर है और किसी तल पर, किसी सरफेस पर ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये बॉल किसी सरफेस पर रोल कर रही है, ठीक है, रोल करने की सिचुएशन में क्या होगा कि हमेशा केवल और केवल एक पॉइंट जो सरफेस के कांटेक्ट में होगा। ये सपोज एक पॉइंट इसके सरफेस के कांटेक्ट में आया
ठीक, एक पॉइंट अगर सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P ही कांटेक्ट में आया, और आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्टिव होता है जब दो पॉइंट, चूंकि इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, यानी दोनों बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, अन्यथा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। स्फेरिकल बॉल के शेप में या कोई पहिया है, उसके केस में केवल और केवल एक पॉइंट माना जाता है कि एक पॉइंट कांटेक्ट में है सरफेस के, जिस सरफेस पर वो बॉल रोल कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, वो पॉइंट भी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस मूवमेंट में नहीं होता है, यानी ये पॉइंट जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ये पॉइंट जैसे ही बॉल हल्का सा रोटेट की तो ये पॉइंट तुरंत पृथ्वी उस सरफेस के कांटेक्ट से बाहर हो जाता है। आप इसको समझिए कि ये पॉइंट भी क्या है, जब पॉइंट मूव करेगा, सरफेस के साथ स्लाइड करेगा, तभी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, और आप जानते हैं जैसे ही बॉल रोल करके आगे बढ़ेगी तो ये पॉइंट सरक करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऊपर आया, इसके कॉन्टेक्ट से बाहर आ गया, इसका मतलब उस पॉइंट पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सपोज ये पॉइंट Q है, अगर पॉइंट Q है, ये बॉल रोल करके यहां पहुंची और पॉइंट Q कांटेक्ट में आया। ठीक है, जब पॉइंट Q कांटेक्ट में आएगा और अगले ही पल पॉइंट Q सरक करके ऊपर चला जाएगा, तो आप इससे यह अर्थ निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में जो पॉइंट, बॉल का जो पॉइंट, जो पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया, वो सरफेस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट उसमें नहीं है। ठीक, वो कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट उसने छोड़ दिया, तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर कोई बॉल रोल कर रही है, सरक रही है किसी सरफेस पे, तो कंटिन्यू सरकते जाना चाहिए, इसका मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगता ही नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगता है, हर चाहे जो शेप हो, अगर कांटेक्ट में दो बॉडीज आ रही हैं तो उनके कांटेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ही ये बॉल इस सरफेस के कांटेक्ट में आई, ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है वो हल्का सा डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ये हल्का सा दब जाता है, कह सकते हैं हल्का सा दब जाता है, जो भले ही हमारी नजर से ना दिखता हो, बट वो हल्का सा दब जाता है। और इसी तरीके से ये बॉल का भी सरफेस जो कांटेक्ट में आता है, जो वहां दब जाता है, तो दबने की वजह से क्या होता है, फिर ये एक कुछ दूरी के पार्टिकल्स जो होंगे, चाहे वो बॉल के हों या सरफेस के हो, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो कुछ एरिया आ जाता है। ठीक है, कुछ एरिया कांटेक्ट में आता है, और जब एरिया कोई कांटेक्ट में आएगा तो एक तरीके से वो स्लाइडिंग ही होगी, तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसको फिर उसकी मूवमेंट को रोकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे जो पहिया का आविष्कार हुआ, ये सारी चीजें इसी से आई हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन और हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसकी गति का विरोध जो है, कोई पहिया अगर चल रही है या कोई बॉल है, तो उसकी गति का विरोध करने वाला जो बल है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो कंटिन्यू चलती जाती है काफी दूर तक। ठीक है, इसीलिए पहिया का जो शेप है वो गोल बनाया गया है, उससे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, और ज्यादा दूर तक मूवमेंट करता रहता है। व्यवहारिक जीवन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि अगर कांटेक्ट, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स को मतलब कम करना है, तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो देखे जा सकते हैं। जैसे हम बॉल बियरिंग की अगर हम बात करें, बॉल बियरिंग के केस में क्या होता है कि जैसे एक है ये कोई सरफेस, ठीक अंदर की तरफ कोई सरफेस जो रहता है, अगर हमें इसको इस बाहरी सरफेस के अंदर इसको मूव कराना है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इसमें ऐसे बॉल लगे होते हैं। ठीक है, तब यहां से अंदर से कोई चीज अगर उसमें फिट की जाती है तो तेजी से वो रोटेट कर सकती है। उसकी वजह क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्फीयर लगे होते हैं, छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं, ये क्या है, इनका कांटेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। जब कांटेक्ट सरफेस बहुत कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम होगा, और इसलिए
रोटेट कर पाएगा। अगर हम इसी को सिंपली पहिया ना लगा करके, उनके बीच बॉल ना लगा करके अगर हम ऐसे ही कर दें, ठीक है, ऐसे ही सेट कर दें, सपोज एक ये है और इसी के अंदर जस्ट एक और हम सेट कर दें और इनके बीच कांटेक्ट जो है बहुत ज्यादा रहे, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो रोटेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसीलिए जब बॉल बेयरिंग बनाई जाती है उसके पीछे का लॉजिक यही है कि कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्रीली मूव कर सकती है और उसमें जो है कम फ्रिक्शन की वजह से उसको मूवमेंट में बनाए रखने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहारिक जीवन में जैसे कि हम चलते हैं तो किसी सरफेस पर अगर चल रहे हैं, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन वगैरह ना हो तो हमें चलने में दिक्कत आएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर किसी रोड पर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी अगर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे। तो व्यवहारिक जीवन में फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह आप देखेंगे, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बहरहाल ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।